हाय फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जिसका सेकंड पार्ट या फिर कहो तो सेकंड लाइफ प्रोसेस विच इज रिस्पिरेशन। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस चैप्टर का टॉपिक है रिस्पिरेशन, और इसके अलावा हम प्लांट में भी देखेंगे रिस्पिरेशन, और जो बचा हुआ रहेगा ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। जो ट्रांसपोर्टेशन में जो कि हार्ट का एक बड़ा इंपोर्टेंट रोल है वो भी देखेंगे, और इससे और अगले वीडियो में हम एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फिलहाल अभी इस वीडियो में चलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो इन दिस वीडियो बेसिकली वी सी दैट ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल कम ह्यूमन, इट इज अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। व्हाट इट इज अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको बोल सकते हैं HRS। शॉर्ट फॉर्म में हम, ये कोई शॉर्ट फॉर्म है ना, ये मैं खुद से बनाया हूं, HRS ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले आता है नसल पैसेज। नसल पे जो आपकी सबसे फर्स्ट जहां से ब्रीथिंग होती है, नसल पैसेज। ये नसल पैसेज, और इसको नसल कैविटी भी बोल सकते हैं। नसल पैसेज को नसल कैविटी भी बोल सकते हैं। और उसके थोड़ा जो अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि फॉर्नेक्स, जहां पे कि मीटिंग पॉइंट होता है मौत से जो पाइप गया विंड, फूड पाइप बोलो, फूड पाइप, और जो नोज का जो विंड पाइप गया है वो इसका जो मीट होता है, जहां पे जिस पॉइंट पे वो मीट होता है उसको फॉर्नेक्स बोलते हैं। दिस इज फॉर्नेक्स। और उसके आगे थोड़ा जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे वॉइस बॉक्स लगा हुआ, वॉइस बॉक्स जिससे कि आवाज निकलती है, वॉइस बॉक्स, उसको बोलते हैं लर्नेक्स। दिस इज लर्नेक्स, हियर इज लर्नेक्स। और उसके थोड़ा आगे जाएंगे तो देखेंगे ट्रैकिया। क्या बोलते हैं इसको, वॉइस बॉक्स के जस्ट नीचे ट्रैकिया होता है, और ट्रैकिया के ऊपर एक सी शेप का एक रिंग लगा होता है। सी शेप का एक रिंग लगा होता है उस पाइप पे, जिससे कि वो कोलैप्स न हो जाए। दोनों जो पाइप है वो कोलैप्स न हो, इसकी वजह से वहां पे एक रिंग, सी शेप का एक रिंग लगा हुआ है। और ये देख रहे हैं रिंग आप लोग। और उसके नीचे और फर्दर ये पाइप दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। थोड़े नीचे आने के बाद ये फर्दर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, और एक लेफ्ट लंग्स में जाते हैं और एक राइट लंग्स में चले जाते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग के पास दो लंग्स हैं, लंग्स का 2 पार्ट है, एक राइट लंग्स, एक लेफ्ट लंग्स। तो और उसके बाद ये पाइप जो इसके अंदर गया फर्दर ये डिवाइड हो गया एक थिन पाइप के लाइक, एक थिन पाइप में, थिन वेसल की तरह, थिन पाइप की तरह ये फर्दर ये डिवाइड हो गया। और एट द एंड ऑफ दिस पाइप अल्वियोली इज प्रेजेंट। इस पाइप को यहाँ पे डिवाइड हो गया ट्रैकिया, और ये लंग्स हो गया। और ये जो निकला ये इसको ब्रोंकिल्स बोलते हैं, ब्रोंकिल्स। और फर्दर इसके एंड पे जो ये देख रहे हैं आप, इसके एंड पे ये, इसको अल्वियोली बोलते हैं, अल्वियोली। और जस्ट नीचे, लंग्स के जस्ट नीचे एक डायफ्राम होता है। लंग्स के जस्ट नीचे देख सकते हैं आप डायफ्राम, ये है डायफ्राम। और लंग्स जिसके अंदर होते हैं ना, लंग्स को जो प्रोटेक्ट करता है, जो बोन्स, लंग्स होते हैं थोरेसिस कैविटी या चेस्ट कैविटी के अंदर लंग्स होते हैं। बोले तो थोरेसिस कैविटी या फिर चेस्ट कैविटी के अंदर वो लंग्स होता है, जिसकी लंग्स कंप्रेस ना हो, लंग्स पे कोई लंग्स मेरा डैमेज ना हो, इसके लिए उस पे एक लेयर जैसे मान लो एक थोरेसिस कैविटी बोलो या इसको चेस्ट कैविटी के अंदर वो लंग्स होते हैं। तो ये देख लिया आप बेसिकली इन फिगर में कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम फिगर में आप देख लिए। उसके बाद आप लोग अभी रिस्पिरेशन के बारे में जानेंगे। रिस्पिरेशन के बारे में जानेंगे तो बेसिकली ब्रीथिंग इज नॉट रिस्पिरेशन। ब्रीथिंग, देयर इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पिरेशन। Actually, the breathing is not respiration. Breathing means only the inhaling and exhaling of the gas.
inhaling oxygen, you know that, and exhale CO2. So breathing is a first step of respiration. और एक respiration के प्रोसेस में ये एक एक्सटर्नल लेवल और इंटरनल लेवल है जो देखते हैं। और एक सेलुलर लेवल, इसको क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल। इसको क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल। और ये एक्सटर्नल लेवल के अंदर क्या क्या, एक्सटर्नल लेवल के अंदर क्या क्या आ गया? एक्सटर्नल लेवल के अंदर क्या होता है? ब्रीथिंग। इसके अंदर ये फर्दर डिवाइड हो गया ब्रीथिंग। और ब्रीथिंग क्या करेगा? ब्रीथिंग क्या होगा? ऑक्सीजन सॉरी, अगर हम लोग ब्रीथिंग क्या करते हैं? हम लोग ब्रीथिंग में हम लोग इनहेल और एक्सेल क्या करते हैं? हम लोग इनहेल एयर करते हैं और एक्सेल CO2 करते हैं, नॉट ऑक्सीजन। हम लोग इनहेल ऑक्सीजन नहीं करते हैं, हम लोग बस एयर को इनहेल करते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में है। तो और एयर को इनहेल करते हैं, रीच इन ऑक्सीजन, एंड CO2 को एक्सेल करते हैं, रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सेल करते हैं, इनहेल क्या करते हैं स्टूडेंट्स? एयर, रिच इन ऑक्सीजन, रिच इन O2। और एक्सेल क्या करते हैं? एयर, रिच इन CO2। अब ये फर्दर डिवाइड हो गया। उसके बाद सेलुलर रिस्पिरेशन, सेलुलर लेवल पे आते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल लेवल देख लिए और सेलुलर लेवल पे आते हैं। तो सेलुलर लेवल पे बात करेंगे। ये एक सेल बना लीजिए, जैसे कि ये एक सेल आ गया स्टूडेंट्स, दिस इज सेल। अब देखिए एक्चुअली रिस्पिरेशन प्रोसेस होता कैसे? एयर कहाँ आ गया? एल्वियोली तक। एयर आ गया एल्वियोली तक, और ये एयर एल्वियोली से बहुत सारे ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज ज्वाइन होते हैं, यहां से ज्वाइन होते हैं। और ये कहाँ गए होते हैं? सेल के अंदर। सेल के अंदर बहुत से ब्लड कैपिलरीज ज्वाइन होते हैं। और ये ब्लड कैपिलरीज जो है, ब्लड कैपिलरीज क्या करता है? एल्वियोली से ऑक्सीजन को ट्रैप करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि ब्लड के अंदर एक हीमोग्लोबिन कंपोनेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन कंपोनेंट जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट माना जाता है, उसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट। यही जो है हेमोग्लोबिन HB, इसको HB भी बोलते हैं। HB क्या करता है? तो ऑक्सीजन को एल्वियोली से ट्रैप कर लेता है। यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे बस ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी हो सकता है और एनी अदर गैस भी है, बट ऑक्सीजन मोर रिएक्टिव है। और ये इसके साथ रिएक्ट करते एक, और ये जो हेमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर, वो ऑक्सीजन को ट्रैप करता है और ये एक टेम्पोरली कंपाउंड बना देता है, ऑक्सीडाइजिंग हेमोग्लोबिन। यहाँ पे अब ये मान लो एक ब्लड कैपिलरीज है और इसके अंदर बन गया OHB, ऑक्सीडाइजिंग हेमोग्लोबिन। ऑक्सीडाइजिंग हेमोग्लोबिन बनने के बाद ये ब्लड कैपिलरीज किससे जुड़ा हुआ है? सेल से। ये ब्लड कैपिलरीज सेल से जुड़ा हुआ, तो ऑक्सीजन कहाँ गया? सेल के अंदर। ऑक्सीजन सेल के अंदर आ गया। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग फूड खाते हैं, जो हम ईट करते हैं फूड, वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद पूरे एकदम एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद, वो जब एब्जॉर्ब फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो ब्लड वेसल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ब्लड वेसल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो एब्जॉर्बल फूड कहाँ गया? वो एब्जॉर्बल फूड भी सेल के अंदर गया। C6H12O6
वो भी कहाँ गया, सेल के अंदर। अब जैसे ही इसको ग्लूकोज ही बोलते हैं, ग्लूकोज, ये जैसे ही सेल के अंदर इंटर किया, इस सेल के अंदर इंटर करने के बाद ये जस्ट 6 molecules of the carbon are converted into 3 molecules of the carbon compound, 3 molecules of carbon atom compound, 6 molecules of carbon atom का compound, 3 कार्बन में कंपाउंड हो गया कार्बन, और इसको बोलते हैं जब पायरुवेट, 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 और इसको बोलते हैं पायरुवेट। और जो ग्लूकोज से जो C6H12O6 से जो 6 molecules of carbon compound are converted into 3 molecules of the carbon compound and to form a pyruvate, और ये प्रोसेस जो हो रहा है उसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, जो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। और जो कि वो सेल में तो होगा, बस सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, जो पायरुवेट का कन्वर्ट होगा ग्लूकोज से, जो पायरुवेट कन्वर्ट होगा, फूड कन्वर्ट होगा ग्लूकोज पायरुवेट के अंदर, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। और ये सेल है, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ गया, यहाँ पे फूड भी आ गया, फूड कन्वर्ट हो गया पायरुवेट के अंदर। पायरुवेट के कन्वर्ट होने के बाद आप लोग जानते हैं सेल में एक ऑर्गेनेल्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया को माना जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि अब जो प्रोसेस होने जा रहा है वो सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। और ये दोनों, ऑक्सीजन भी चला गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये भी चला गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और जब ऑक्सीजन और पायरुवेट ब्रेक होगा, जब ऑक्सीजन और पायरुवेट रिएक्ट होगा तो एक एनर्जी फॉर्म होगी, एनर्जी फॉर्म होगा। जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज या बोलो तो पायरुवेट रिएक्ट करेगा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वहां पे एनर्जी फॉर्म होगा। अब एनर्जी तो फॉर्म होगी, बट एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अब जो एनर्जी जो फॉर्म होगी तो वो तो इमीडिएटली ह्यूमन बीइंग के द्वारा यूज तो नहीं किया जाएगा, कुछ यूज किए जाते हैं और कुछ स्टोर किए जाते हैं। तो देखते हैं स्टोर, एनर्जी तो बन गया लेकिन वो स्टोर कैसे किया जाएगा, वो स्टोर कैसे होगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक कंपाउंड होते हैं, वो एडीपी एडेनोसिल डाइफॉस्फेट, जिसके अंदर कि 2 फॉस्फोरस ग्रुप होते हैं, 2 फॉस्फोरस ग्रुप हो गए इसके अंदर, और प्लस एक तीसरा फॉस्फोरस भी होता है, फ्री फॉस्फोरस, तीसरा फ्री फॉस्फेट होता है या बोले फॉस्फेरस, एक तीसरा भी है, और प्लस एनर्जी। और एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद, एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद ये और ये कितना बना लिया, 2 फॉस्फेट ग्रुप एडीपी प्लस 1 फॉस्फेट ग्रुप एटीपी बना लिया, एडेनोसिल डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फोरस और एटीपी, और ये कन्वर्ट कर लिया एटीपी के अंदर, एटीपी के अंदर कन्वर्ट कर लिया एटीपी के अंदर। तो क्या हुआ यहाँ पे, एटीपी के यहाँ पे क्या था, एडीपी एडेनोसिल डाइफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फोरस ग्रुप और प्लस ये फॉस्फोरस ग्रुप बना लिया 3 फॉस्फोरस ग्रुप, इसलिए हो गया एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिल ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे 3 फॉस्फेट आ गया, 3 फॉस्फेट ग्रुप आ गया, 3 फॉस्फेट ग्रुप आ गया स्टूडेंट्स, 3 फॉस्फेट ग्रुप आ गया। अब ये तो कन्वर्ट हो गया एटीपी के, और ये स्टोर हो गया, स्टोर हो गया। और फिर जब बॉडी को एनर्जी मिले, एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड होगी जब एनर्जी कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, तब ये एटीपी कैसे फिर एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यही प्रोसेस होता है कि एटीपी फिर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी बना लेता है। एक यही जब एटीपी ब्रेक डाउन करता है, एटीपी ब्रेक डाउन करके एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट या बोलते फॉस्फेट
प्लस एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर लेता है। तो इसी तरीका से फिर हम लोग को बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। सो आप लोग एक सीक्वेंस देंगे, इसका एक सीक्वेंस देने वाले हैं इसका, आइए देखते हैं। जैसे कि देख लिया आप, सेल के अंदर ऑक्सीजन भी चला गया, फूड भी चला गया। यहाँ पे सेल के अंदर ऑक्सीजन भी चला गया, ये सेल है, मान लो ये सेल है, सेल के अंदर ऑक्सीजन भी चला गया, फूड भी चला गया, फूड भी चला गया। अब ऑक्सीजन और फूड सेल के अंदर चला गया, तो ये फूड जो है, या बोलो तो ग्लूकोज जो है, ये यहाँ पे C6H12O6, यहाँ 6 कार्बन मोलिक्यूल है ना, 6 कार्बन एटम कंपाउंड, ये कन्वर्ट होगा 3 कार्बन एटम कंपाउंड, जिसको बोलते हैं पायरुवेट। पायरुवेट, और ये 3 कार्बन एटम मोलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब 3 कार्बन ये ऐसे आया, 3 कार्बन एटम के अंदर कन्वर्ट होने के बाद, 3 कार्बन एटम के अंदर कन्वर्ट होने के बाद ये फिर ये क्या होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, और ये कन्वर्टिंग प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये कहाँ होगा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, सेल के अंदर तो होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर होने के बाद ये 3 कार्बन ब्रेक डाउन करने के बाद ये चले जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको पावर हाउस बोलो या किचन ऑफ द सेल बोलो। उसके अंदर जाने के बाद ये दोनों ऑक्सीजन और ये पायरुवेट रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, एक एटीपी मोलिकुल्स रिएक्ट करेगा। एटीपी मोलिकुल्स रिएक्ट करने के बाद इमीडिएटली बॉडी की तरफ एनर्जी यूज नहीं किया जाता है, और एनर्जी नहीं यूज किया जाता है, उसके बाद ये एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, फूड स्टोर हो जाता है एटीपी के अंदर। तो फूड एडी, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक 2 मोलिकुल्स होते हैं, एक एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एडीपी प्लस ये फॉस्फेट इज इक्वल टू एटीपी, और एक चीज और प्लस ले लो इधर, एनर्जी। ये एडीपी और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंबाइन होके और एब्जॉर्ब, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो कि बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। और एक ऐसे भी रिस्पिरेशन होता है जिसमें कि इन द प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाते। प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण जो रिस्पिरेशन होता है ऐसे सेल के अंदर, और सेल के अंदर जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलते, उसके कारण जो सेल माइटोकॉन्ड्रिया में जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन और फूड के साथ, वो कंप्लीटली फूड को बर्न नहीं कर पाता, और नहीं बर्न नहीं होने के कारण फूड एक लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, और बहुत कम अमाउंट में, बहुत लेस अमाउंट में एनर्जी मिलता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। मात्र 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस किया जाता है, 38 मॉलिक्यूल्स एटीपी का प्रोड्यूस किया जाता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्या, द respiration take place in the presence of oxygen, और anaerobic का मतलब होता है द respiration take place absence of oxygen, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ऑक्सीजन तो होता है मतलब वेरी लिटिल ऑलमोस्ट नो। जब रिएक्शन होता है तो बॉडी के अंदर, सेल के अंदर जो मसल्स मेरा क्रैम्प करता है, जब लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रिएक्शन होता है उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो कंप्लीटली वो फूड को बर्न नहीं कर पाता है, और बर्न नहीं करने के कारण वहां पे कार्बन का एटम रिमेन रहता है, बच जाता है, और वो बचने के कारण वो वहां पे एक लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन था, उसके कारण वहां बॉडी क्रैम्पिंग होता है, मसल्स है ना, मसल्स क्रैम्प होता है, मसल्स क्रैम्प करता है, और जो क्रैम्पिंग है ना बॉडी का, वो कुछ दिन बाद मसाज लेने के बाद, या फिर बोलो तो कुछ एक्टिविटी करने के बाद, या कुछ एक्सरसाइज करने के बाद वो फिर रिलीफ मिल जाता है हम लोग को। तो और इन द केस ऑफ ईस्ट, और ईस्ट के केस में क्या होता है कि आप लोग जानते होंगे कि ईस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है।
आप लोग जानते होंगे कि ईस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसमें भी रिस्पिरेशन होते हैं, जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी होते हैं। ऑल एक्टिविटी आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। इसी कारण से इसमें भी रेस्पिरेशन होगा, और रेस्पिरेशन जब होता है तो वहां पे भी एनारोबिक होता है, जिसके एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और वहां पे जो रेस्पिरेशन होता है